गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम अपनी इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो हमारे टर्म 2 का पहला चैप्टर होगा। इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं क्लास में वो टर्म 1 का सिलेबस था। आज हमारा टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम ये सारी वर्कशीट्स करेंगे। आप सभी को ये वर्कशीट करके चेक करानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये चैप्टर का नाम है वो है परमाणु तथा अणु। अब इसमें देखते हैं कि इसमें पता लगेगा कि जो तत्व है, क्या तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है या किसी मिश्रण के मिलाने से यौगिक बन सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। जिज्ञासा दीदी नहीं, जो जिज्ञासा है वो ज्ञान से पूछती है, क्या तत्वों से यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। क्या मिश्रणों की तरह इन्हें भी आपस में केवल मिला देने से यौगिक बन सकते हैं। तो ज्ञान बताता है, जिज्ञासा दीदी नहीं, यौगिका का निर्माण बिन तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रियाओं करने से होता है। मतलब उनके बीच में क्रियाएं होंगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी, तभी क्या होगा, यौगिकों का निर्माण होगा। इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, इन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। देखो ऐसा होता है कि कुछ सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत के बेस पर ही क्या बनता है, जो रसायन जो है अभिक्रिया कर सकते हैं। इनको बोला जाता है रासायनिक संयोजन के नियम, कि जो रासायनिक है वो अभिक्रिया करके किस तरह से जुड़कर, संयोजन का मतलब होता है जुड़कर, जो अभिक्रिया करते हैं तो वो किस प्रकार करते हैं, इनका भी कुछ नियम होता है। हम दो नियम समझते हैं इस वर्कशीट में। पहला है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ठीक है, और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। जो ये नियम है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या कहलाता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी, मतलब कोई भी दो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण या विनाश संभव नहीं है। मतलब ये है कि ना तो कोई नया द्रव्यमान बन सकता है, ना वो टूट सकता है। ये हमेशा क्या होता है, एक चीज से दूसरी चीज में क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण यानी कि उसका सृजन और विनाश संभव नहीं है। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान मतलब मास का कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब, इस नियम का मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ पर A+B दिया हुआ है वर्कशीट में, तो A का कितना द्रव्यमान दिया हुआ है 4 ग्राम, B का कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 4 14 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद में जब ये अभिक्रिया करेंगे तो एक नया उत्पाद बनाएंगे, दो नए उत्पाद बनाएंगे, जिसको क्या बोला है, C और D। अब देखो C का कितना है 2.5 ग्राम और D का कितना है 11.5, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे तब भी कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि A+B का कितना योग बन रहा है 14, तो C+D का भी कितना होना चाहिए 14। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये द्रव्यमान का नियम कहलाता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का मतलब क्या होता है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होंगी तो तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में होंगे, एक निश्चित अनुपात होगा। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक जल है, जल का सूत्र हर जगह क्या होता है, H2O होता है। ऐसा नहीं है कि किसी और जगह जल का सूत्र H3O बन जाएगा, नहीं, जल हमेशा H2O ही कहलाएगा। तो यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व हमेशा क्या करते हैं, स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, चाहे वो यौगिक से हो या कैसे भी हो, ठीक है। उससे बनने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों के एक निश्चित स्थिर अनुपात में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। उनका एक निश्चित अनुपात होता है। उदाहरण जैसे जल है, जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों की जरूरत होती है, तो हमेशा ये दोनों तत्व होंगे ही होंगे। H का कितना, H2O, इनका जो अनुपात है वो क्रमशः, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना 1, ऑक्सीजन का कितना है 8 है, तो वो हमेशा 1 और 8 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 8 ऑक्सीजन की और 2 हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति मात्रा कितनी भी हो, ठीक है। अब ये नहीं है कि इसका सूत्र अगर H2 है तो H2O ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो बदल जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 है तो वो हमेशा CO2 ही रहेगा। अमोनिया का सूत्र हमेशा NH3 है तो NH3 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। जो ये दोनों नियम है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या देख रहे हैं हम? रासायनिक संयोजन के 2 नियम। तो कौन कौन से हो गए हमारे रासायनिक संयोजन के नियम? संरक्षण का नियम हो गया और साथ में स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, ये 2 आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखो जो ये वाला है ना, 1 सेकेंड, ठीक है, एक ये वाला है स्थिर अनुपात का नियम और एक ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे नियम इनके। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या 2 विभिन्न स्थानों के लिए दिए गए ये गलत लिखा हुआ है, दिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है? समझाइए। क्या अलग अलग जगह पर जल है तो उनकी रासायनिक संरचना में क्या विभिन्नता हो सकती है? अभी हमने क्या पढ़ा कि जल का सूत्र H2O ही है, तो वो हमेशा H2O से मिलकर ही बनेगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम के आधार पर है? इन दोनों में से वो कौन से नियम के आधार पर है? देखो 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो कितना हो गया टोटल? 8 और 3 11। तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? 12 कार्बन और 32 ऑक्सीजन, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपको? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये कौन से वाले नियम पर आधारित था? तो ये किस पर था हमारा? आप इनमें से दोनों में से पहचानोगे, बताओ ये किस पर होगा इन दोनों में से? नेक्स्ट है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किन किन तत्वों से होता है? देखो अमोनिया जो है, अमोनिया का सूत्र क्या लिखा हुआ है? अमोनिया का सूत्र लिखा हुआ है, अमोनिया का सूत्र लिखा हुआ है NH3। और किसका पूछा हमसे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के लिए किस किसकी जरूरत होती है? कार्बन की और ऑक्सीजन की। अमोनिया के लिए किसकी होती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। ठीक है, जिसमें 14:3 और 3:8 की आवश्यकता होती है। ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट को आपको नोटबुक में करना है। जो ये 4 क्वेश्चन है इनको आपको वर्कशीट नोटबुक में करना है और आपको नोटबुक में क्लास में दिखाना है ये।